आज पॉलिटिकल टॉक पे हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ में विकी कुकरेजा साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या लगता है बीजेपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है बीजेपी का महाराष्ट्र में, और कौन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ इनके भी फ्यूचर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं ये इनके फ्यूचर के बारे में भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। महाराष्ट्र टीवी 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। विकी सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये, अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जी नहीं, लोगों को लगता है कि हम तो गोल्डन या डायमंड सिल्वर स्पून लेकर यहाँ पॉलिटिक्स में आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक संघर्षमय जीवन है। बहुत छोटे से पद से हमने वार्ड का कार्यकारिणी का छोटा सा सदस्य बोलकर हमने काम किया है, और वैसे तो हमारे परिवार में आरएसएस का ब्लड है। आरएसएस का काम करते करते हमने हमारे बड़ों को देखा, आरएसएस का काम करते करते हमने कई पॉलिटिकल जर्नी बचपन से हमारे परिवार के अंदर में देखी, और नेचुरल एक अट्रैक्शन रहता है कि भाई जो हमारे चाचा जी ने किया, जो हमारे पिताजी ने किया, वैसा काम जिससे लोगों की सेवा हो सकती है। क्योंकि क्या, जब किसी का काम होता था तो हमारे अंकल जो नागपुर से किसी समय में इलेक्शन लड़ चुके थे लोकसभा का, तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो अच्छे काम करने के बाद जब लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलता है, लोग धन्यवाद करते, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं भाई ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमने भी काम करना चाहिए। तो बहुत छोटे से पद से मैं वार्ड का अध्यक्ष जो हमारे वार्ड का था उसके अंदर में कार्यकारिणी सदस्य करके काम किया। उसके बाद में फिर मुझे युवा मोर्चा में जवाबदारी मिली, फिर युवा मोर्चा से मैं प्रदेश कार्यकारिणी में युवा मोर्चा में पहुंचा, फिर मुझे विधानसभा के मंडल की जवाबदारी मिली। अनफॉर्चुनेटली जब मुझे भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर के विधानसभा की जवाबदारी मिली थी, तब विधानसभा में 25 महानगर पालिका की सीटें थी और हम मात्र 1.5 सीट पर खड़े थे। अब वो 1.5 सीट से 1.5 इसीलिए कि एक आधी सीट कलमना की पूर्व में आती थी और आधी हमारे पास आती थी, और एक सीट हमारी कमलेश धारनी करके एक नगर सेवक थे। ऐसे 1.5 सीट के अंदर में हम लोगों ने शुरुआत की, और फिर जो जवाबदारी मुझे मिली तो 2012 में जब मैं ये था वो विधानसभा का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो हम कुछ सीटें बढ़ाए, और फिर 2014 में एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप बना जिसके अंदर में हम विधानसभा की सीट भी जीते, और हमारे महानगर पालिका में बाद में 12 नगर सेवक चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर नागपुर में 12 सीट आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं ये कहूँ कि 12 सीटें किसी सिंगल पार्टी की आज तक उत्तर नागपुर में कभी किसी की नहीं, ये भी उससे बड़ी सच्चाई है। तो इस तरीके की संघर्ष में जर्नी रही। 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष रहा, बाद में फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी शहर के कोषाध्यक्ष के रूप में जवाबदारी मिली, और फिर अभी मुझे प्रदेश के व्यापारी आघाड़ी का संयोजक बोलकर पूरे प्रदेश की जवाबदारी दी है। कुकरेजा साहब, जैसे लोगों के मन में एक धारणा है कि कुकरेजा साहब है तो इनको सब आसानी से मिला है, पर जो लोग आपकी लाइफ जर्नी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, जो लोग जानते हैं कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, तब जाके आज कुकरेजा साहब यहाँ पे है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में आपका जो नाम है वो कहीं आपने जब कमाने की कोशिश की, लोगों के मन में वो धारणा आप चेंज करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। लोगों को भले लगता होगा कि गोल्डन सिल्वर स्पून के अंदर में ये लोग सब इनको मिला है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मैं यस भी करता हूँ। क्या होता है, आज अगर हमारे चाचा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हमारे पिताजी ने यहाँ पर इतना संघर्ष में लंबी जर्नी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काटी है, तो इसके कारण आपके आज की तारीख में जो वरिष्ठ गण हैं उनसे आपके संबंध डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको किसी भी डोर के अंदर में एंट्री मिल सकती है, लेकिन आगे आपको आपकी कैपेसिटी, आपकी काबिलियत, उसके आधार पर एंट्री मिलती है। आपको एक बार कोई बुलाकर बोलेगा आइए आइए साहब बैठिए, अच्छा है, बढ़िया है, आप वो परिवार से हो जिसने बहुत लंबे समय तक के जनसंघ से लेकर आज तक की सेवा की है, लेकिन जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे, जब तक कि आप परिश्रम नहीं करोगे, तब तक कि आगे आपको चांस नहीं मिलेगा। और हमारा तो क्या है, देखिए मैं गडकरी साहब की फिलॉसफी को मानता हूँ। गडकरी साहब हमेशा एक बात बोलते हैं,
अगर आपको राजनीति में आना है तो राजनीति में मत आओ, आप सेवा क्षेत्र में आओ। 80% 90% समाज सेवा, 10% राजकारण, वो भी चुनाव के समय में। हमारे परिवार ने हमको यही सिखाया है कि राजकारण करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक के सहयोग हो सके, हर अंतिम व्यक्ति तक के मदद पहुँच सके, उसके लिए राजकारण में आए हैं। बाकी तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये एक इंटरेस्ट की बात रहती है कि भाई आप राजकारण में जाके समाज सेवा ऐसी करो कि वहाँ पर आप लोगों की सहयोग कर सको। अगर आपको ईश्वर ने कोई शक्ति दी है कि आप लोगों के बीच में जाकर उनका काम करने की कैपेसिटी रखते हो, तो उसको यूज़ करो। तो ये ध्येय रखकर हम राजनीति में काम करते हैं और अल्टीमेटली आखिरी व्यक्ति तक के सहयोग हो सके, इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। कुकरेजा साहब, आने वाले समय में भी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, शायद बिगुल बच जाएगा कुछ ही दिनों में, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। क्या लगता है सर, बीजेपी की इस बात में, अभी इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है? और इसी से मिलता जुलता एक सवाल भी है कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी ज़ोर शोर से नागपुर में अपने कदम जमा रही है, तो क्या थोड़ा सा बीजेपी को इससे डर लग रहा है? देखिए, ऐसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र का चुनाव जी, लेकिन मैं महाराष्ट्र में भी विदर्भ पर फोकस करके अपना जवाब देना चाहता हूँ। विदर्भ एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र था जिसको 2014 के पहले महाराष्ट्र के लोग गिनते भी नहीं थे। बिल्कुल। नागपुर तो भी ठीक है, चर्चा हो जाती थी, लेकिन एक आमगांव, एक हमारे गोंदिया के अंदर का अलग अलग क्षेत्र है, भंडारा के विधानसभा के क्षेत्र है, वर्धा है, गढ़चिरौली है, अरौली है, यहाँ के विधानसभा के क्षेत्र की कभी किसी ने चर्चा तक के नहीं की थी। 2014 के बाद मोदी जी देश में आए, उन्होंने एक ऐसा परिवर्तन देश के अंदर में लाया और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब के, नितिन गडकरी साहब के माध्यम से जो बदलाव आया, इसके अंदर में विदर्भ को एक अलग दर्जा मिला, विदर्भ को एक अलग लेवल मिली, एक स्टेटस मिला। यहाँ के 62 विधानसभा की चर्चा आज होने लगी और आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि विदर्भ के ऊपर में सरकार आ जाएगी, ये चर्चा होना शुरू हो गई। जो विदर्भ जीतेगा वो महाराष्ट्र जीतेगा। ये बदलाव जो है ये लाने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब, नितिन गडकरी साहब है। विदर्भ की जनता के साथ सही मायने में अगर किसी ने न्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज आम आदमी पार्टी आए चाहे कोई भी पार्टी आए, विदर्भ में अभी 2.5 साल तक के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने विदर्भ में जो हमारे काम शुरू थे, जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने एज ए सीएम करके मंजूर किए थे, चलते काम बंद कर देने का काम कांग्रेस ने किया। चलते काम बंद करने का काम पिछली सरकार ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विदर्भ का जो नुकसान पिछले 2.5 साल में सरकार ने किया, ये विदर्भ की जनता देख रही है। लोकसभा का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आने वाले विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव विदर्भ के अंदर में निश्चित तौर पर होएगा। एक फेक नैरेटिव कांग्रेस ने तैयार करने का काम किया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी साफ कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे महाराष्ट्र के अंदर इन 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लाड़की बहना योजना लाई है, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंदर में आम हमारी बहनों को एक सम्मान निधि मिलती है। वो सम्मान निधि ऐसी है जो उनको परिवार चलाने के लिए, उनके छोटे बड़े खर्चे करने के लिए महीने का 1500 रुपया, एक बहुत बड़ा फिगर होता है। साल के 18,000 रुपये हमारी महिलाओं को सम्मान निधि मिलना, ये ऐसी योजनाएं सरकार ने लाई है। और बहुत सारी योजनाएं। सबसे बड़ी बात, हायर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में महाराष्ट्र में हमारी बच्चियों को एजुकेशन फ्री है 100%। यानी कितनी बड़ी बात है। जो इंजीनियरिंग की छात्रा एक आधी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, 1.5 लाख रुपए साल की फीस अमूमन लगती है, ज़्यादा ही लगती है, कम नहीं लगती है। 1.5 लाख रुपए इंटू 4 साल का कर दो तो 6 लाख रुपए हमारी बच्चियों को टोटल फ्री कर देने का ये भाजपा की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर में देखने को मिलेगा। विदर्भ में, विदर्भ के बारे में जिसने काम किया, अदरवाइज तो कांग्रेस का कार्यकाल देख लीजिए। यहाँ से सांसद थे इसके पूर्व, गडकरी साहब के पूर्व
स्वतंत्र प्रभार का उनके तरफ में डिपार्टमेंट था जी। क्या हालत की उन्होंने नागपुर की। बिल्कुल। स्वतंत्र प्रभार जो सोलर एनर्जी के उनके ऊपर में था, कितने सोलर लाइट्स उन्होंने लगाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। विदर्भ के साथ सही मायने में न्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया और विदर्भ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि हम चाहते हैं आने वाले समय में महायुति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का और हमारा ऐसा सीएम रहना चाहिए जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर में डेवलपमेंट की बाहर फिर से ला सके। ये उतना ही महत्वपूर्ण है। कुकरेजा साहब, आपने विदर्भ की बात की। बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी मांग आती रहती है कि विदर्भ वेगड़ा, मतलब अलग विदर्भ की मांग बहुत टाइम से चलती आ रही है। गडकरी साहब के टाइम पे भी चली, फडणवीस साहब के टाइम पे भी चली। क्या लगता है ये मुद्दा इस बार के इलेक्शंस में काम आएगा? देखिए, विदर्भ अलग होना ही चाहिए। विदर्भ का अपना एक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये समय ठीक नहीं है। जब आपकी सरकार विदर्भ से चल रही है, पूरे महाराष्ट्र का बेनिफिट विदर्भ को मिल सकता है, तो उतना जितना अपना बैकलॉग पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकारों ने लाकर रखा हुआ है, उतना सारा का सारा बैकलॉग हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद विदर्भ अलग कर देंगे। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ के साथ सही मायने में न्याय हुआ है। बिल्कुल। तो जो अदरवाइज सेपरेट विदर्भ करने से जो फिर टेम्पररी जो फेस आएगा, उसके कारण जो डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन विदर्भ के भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही है, आगे भी रहेगी और सेपरेट विदर्भ होगा ही होगा। सर, आपके अभी एक खुशखबरी भी आपके लिए आ रही है जम्मू कश्मीर से। अभी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में लगभग 20 से 25 सीटें ला सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीट से भी आगे जाएगी जी। जम्मू में तो लगभग हमारे जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर 95% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कश्मीर के क्षेत्र के अंदर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ। अभी भी ऐसा देखने को मिलता है कि एनसी और कांग्रेस मिलाकर थोड़ा सा गेन पर जा रही है, लेकिन मुझे लगता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ आएगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सीएम वहाँ पर बनेगा। लेकिन यह देश को एक मैसेज है, एक संदेश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्वरूप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर में आने वाला है। कुकरेजा सर, हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र पे, खासतौर पे नागपुर पे आते हैं। क्या बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस इलेक्शन में आप लोग जाने वाले हैं? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में, नागपुर के अंदर में हमने विकास का कार्य किया है जी। गडकरी साहब के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस साहब के माध्यम से, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के माध्यम से हमने 1 लाख करोड़ के काम नागपुर के अंदर में किए। 2014 के पहले आप मुझे बताइए, कौन सोच सकता था कि नागपुर के अंदर में मेट्रो ट्रेन नाम की एक ट्रेन आएगी और चलेगी? बिल्कुल। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। गडकरी साहब ने 2014 के 100 दिनों के अंदर में मेट्रो ट्रेन का भूमि पूजन करके मोदी जी के हाथ से दिखा दिया कि हम प्रो डेवलपमेंट कितना ज़्यादा सोचते हैं। नागपुर में जो सपना गडकरी साहब ने 1999 के पहले देखा था, वो मिहान को तब अगर अब टेक ऑफ कराते थे तो बेंगलोर और पूना से, हैदराबाद से ज़्यादा डेवलपमेंट आज नागपुर के अंदर में दिखती थी। पिछले 15 साल जो कांग्रेस के चले 2014 के पूर्व के, इन 15 सालों में विदर्भ को एक तरीके से निगलेक्ट किया गया, जिसके कारण हमारा मिहान टेक ऑफ करने के पहले लैंड कर गया। अगर 1999 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर महाराष्ट्र के अंदर में रहती थी तो आज नागपुर का चित्र बदल जाता था। उसको वापस एक बार गति देने का काम 2014 के बाद हुआ। आज मिहान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, नागपुर के बच्चों को हमारे एम्प्लॉयमेंट मिली है। आईटी की कंपनीज आई है, अन्य डेवलपमेंट की कंपनीज वहाँ पर आई है। आज एक तरीके से नागपुर देखने में पूरा बदलते जा रहा है। अच्छी सड़कें, ग्रीनरी, हर तरीके से नागपुर को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इसी को लेकर हम चुनाव के अंदर में जानेंगे। डेवलपमेंट, यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, इसके साथ हम चुनाव के अंदर में जाएंगे। कुकरेजा साहब, विपक्ष आरोप ये लगाता है कि डेवलपमेंट तो कर दी, बट ये अनियोजित विकास है। हमारे यहाँ पे कई कांग्रेस के नेता आए थे, इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि बीजेपी का ये अनियोजित विकास है। सीमेंट रोड बना दिए, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोग बेहाल हो गए, एक बारिश संभल नहीं पाई,
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर क्लस्टर प्लानिंग की आवश्यकता है जी लेकिन अनियमित डेवलपमेंट कोई हुआ नहीं है जी। अगर आज अपन अंबाझरी की बात करें तो ओवरफ्लो वाटर के ऊपर भी स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू बना है जी। वो स्टैचू बना ही इसीलिए था कि वहाँ पर ओवरफ्लो पानी आता था जी। अब एकाएक ऐसी बारिश आ जाएगी जो पिछले 70 साल में कभी नहीं आई है जिसके कारण एक साथ हैवॉक हो जाएगा, बादल फट जाएगा। तो ऐसी इवेंचुअलिटीज के लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं रहता है। लेकिन देखा जाए तो नागपुर के अंदर में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। मैं तो इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप चेक कर लीजिए सीमेंट रोड टप्पा 4 इसके अंदर में जितने सीमेंट रोड्स बने हैं इन सभी के अंदर में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाई है। इसके अंदर में जो बड़े रोड है, जो डीपी के रोड है, इन डीपी रोडों के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी जमीन के अंदर में चला जाएगा। तो हमने हर इवेंचुअलिटी को दूर करके अच्छी प्लानिंग की है। लेकिन कैसा है, गडकरी साहब कई बार बोलते हैं आसमान फटा है, समस्याओं का अंबार है, समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती और ये सच्चाई है। आप 10% काम करो 90% बैलेंस दिखेगा, आप 90% काम करो पिछला और कामों में से और 50% पीछे के लिए खड़ा हो जाएगा कि और डेवलपमेंट्स आ रही है। वैसे आप देखिए नागपुर का डेवलपमेंट कितना फास्ट हुआ है। नारा नारी वांजरा पीली नदी कलमना पीछे का बेल्ट अगर अपन सिम्बायोसिस कॉलेज तक के देख लेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हजारी पहाड़ तक के देख लेंगे तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर में पिछले 15-20 साल के अंदर में आए हैं। तो ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। और इन सबको प्लानिंग की आवश्यकता लगती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए और जिस तरीके से सिटी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के अंदर में नागपुर जो डेवलप हो रहा है तो इसकी प्लानिंग को तो लगेगा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी आई जिसके कारण यहाँ पर डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। नहीं तो कांग्रेस ने साहब कोई काम नहीं किया। बड़े शर्म की बात है, इतने सालों साल उनके मंत्री संतरी सब सत्ता में रहे, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया। ये दुर्दैव की बात है। लेकिन बीजेपी देखिए आप, हर हमारा छोटे से छोटा पदाधिकारी कार्यकर्ता पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करता है। इसके पहले 2014 के पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये सारे काम आज महाराष्ट्र और नागपुर के अंदर में हो रहे सिर्फ बीजेपी के कारण हो रहे। सर आपने कांग्रेस की बात की तो मुझे एक सवाल ये था कि जैसे राम झूला है, हमने देखा है कि राम झूला कांग्रेस के टाइम पे इधर साइड का बन रहा था, उसको बनने में सर 8 से 10 साल के ऊपर का समय लग गया। और वही राम झूला जो दूसरे साइड का बना, बीजेपी ने उसको 1.5-2 साल में बनाकर उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया। तो बीजेपी ये इतने जल्दबाजी में या इतने जल्दी से कैसे कर लेती है ये सब का? नहीं, इसको एक्चुअल टाइम उतना ही लगता है। मैं धन्यवाद करूंगा महाराष्ट्र टीवी 24 को, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपने हमारे सामने में रखा है। एक तरफ कांग्रेस की सत्ता है, 10 साल से राम झूले का फेस 1 का काम हो रहा, वहीं बीजेपी आई 24 महीने में काम करके लोकार्पण करके चली गई। बेसिकली डेवलपमेंट के लिए 24 महीने ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। लेकिन क्योंकि उनको मालूम है अगर हमको एक्स्ट्रा पैसे कमाने के हैं तो जब तक के उसको प्रोजेक्ट को रखड़ नहीं देंगे तब तक के एस्केलेशंस डाल कर दूसरे एवेन्यूज जनरेट किए बगैर वहाँ से दूसरे पैसे नहीं निकल सकते। और वैसे भी पब्लिक है, उसको क्या फर्क पड़ता, जब तक तकलीफ नहीं जाएगी उनको समझ में नहीं आएगा, हमको पूछने नहीं आएंगे। यह सोच रखने वाली कांग्रेस है। आप देखिए एक तरफ 10 साल दूसरी तरफ 2 साल, इतना बड़ा बदलाव ये बीजेपी में ही संभव है। कुकरेजा साहब अपने 2 मुद्दे बहुत अहम गिनाए इधर कि एक तो है डेवलपमेंट का जिसको लेके आप जनता के बीच जाएंगे, बट सर एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद छूट गया है या कांग्रेस भी इसको नहीं ले पा रही है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो युवा है उसके पास में नौकरियां नहीं है। बीजेपी इसको किस तरीके से टैकल करेगी खासतौर पर नागपुर में? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, इसके अंदर में आज जितने बड़े संख्या में हमारे युवा साथी इस देश के अंदर में रहते हैं, यह एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसको टैकल करने के लिए बीजेपी के पास कहीं ना कहीं मास्टर प्लान है। कांग्रेस के पास क्या मास्टर प्लान है? ये मास्टर प्लान फेल है। भारतीय जनता पार्टी आज देखिए गडकरी साहब ने 1 लाख रोजगार नागपुर में जनरेट किया क्वालिफाइड लोगों के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर अपन नागपुर के अंदर में डेवलपमेंट देखेंगे, जितना तेजी से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो सब का सब बीजेपी के माध्यम से हुआ। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के ऊपर में एक बाय एंड लार्ज एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा
कि हमारे नवयुवक जो साथी है हमारे, मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा हैं, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाने के अलावा मुझे लगता है हमने रोजगार खुद के खड़े करवाने चाहिए। हम सब ने एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय बनना चाहिए। हमने रोजगार देने वाला बनना चाहिए। आज हमारे युवाओं के पास जो आइडियाज़ है वो आइडियाज़ इतने अच्छे हैं, उन आइडियाज़ को लेकर हमने पब्लिक में जाना चाहिए और रोजगार जनरेट करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आज मोदी जी ने स्टार्टअप्स चालू किए। व्हाट इज स्टार्टअप्स? जो व्यक्ति अपने आइडियाज़ को पब्लिक में जाकर बेच सकता है, जिसके आइडियाज़ अच्छे हैं, ऐसे लोग आगे आए, वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ना कि एम्प्लॉय बने। तो इन सब चीज़ों के पीछे अगर किसी की पॉलिसी काम कर रही तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की कर रही, और उसी के साथ हमने काम करना चाहिए। कुकरेजा साहब, आप सबसे बड़ा थ्रेट नागपुर में बीजेपी के लिए किसको देखते हैं? कांग्रेस को देखते हैं, समाजवादी पार्टी को देखते हैं, आम आदमी पार्टी को देखते हैं, या फिर कोई और आपके नज़र में? नहीं, थ्रेट तो हम मानते ही नहीं इन सबको। ये बिल्कुल नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं है। हमने काम किया है, हमने ज़मीन पर उतर के काम किया है, आगे भी हम ज़मीन पर काम करेंगे। ये सब चीज़ें नेकेड हो चुकी है। लोगों को बरगलाने का, समाज के ऊपर में राजनीति करने का, इन सब चीज़ों से अभी कोई मायने नहीं रहे हैं। हमने काम किया है और हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। कुकरेजा साहब, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता बहुत समझदार है। जनता को क्या हम समझा सकते हैं? जनता को तो हम निवेदन करते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ कड़े समय में, कोविड का समय हो चाहे किसी भी समय के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही है। आप उसकी विचारधारा को समझिए। देश को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं, देश को आगे लेके जाने के लिए काम करते हैं। मोदी जी को देखिए, जिन्होंने इस देश को विश्व पटल पर कहाँ लेकर चले गए। आज मैं देखता हूँ अमेरिका में मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो बोलते 2014 के बाद हमारी यहाँ पर एक जो रहने के बाद में जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी थी वो 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ गई है। हमारे दिवाली के कार्यक्रमों में आज हम लोग वहाँ पर फटाके जला सकते हैं, नहीं तो लोग ऐसे बोलते थे ऐसे कैसे आप फटाके जलाओगे। ये बदलाव है। अमेरिका सरीके विश्व के सबसे पावरफुल देश के अंदर में ये बदलाव है। चाइना देखिए, पूरे विश्व के कोई भी देश के अंदर में देखिए, आज इंडिया को एक्सेप्टेबिलिटी है। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर में बीजेपी को एक्सेप्टेबिलिटी है। दुबई, यूएई, हर जगह पर हमारे भारतवर्ष को बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। ये बदलाव किसने करके दिया? जिस पार्टी ने ये बदलाव करके दिया, आज हमको भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, इनको मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, जरूर इन सब चीज़ों के ऊपर में हमने ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्की कुकरेजा साहब, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, बड़े तेज तर्रार जवाब दिए। हमने इनसे बड़े तीखे सवाल पूछे, कोई भी सवाल को इन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं की, सारे सवालों के जवाब दिए। पॉलिटिकल टॉक्स पे आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरफ ऊँट किस करवट बैठता है, क्या बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनती है। अभी तो कुकरेजा साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।